ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जी हां, ये ब्रह्मांड में लगभग 100 बिलियन गैलेक्सीज होती हैं। इन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी हमारी है। इस गैलेक्सी का नाम है आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये जो आपके सामने मिल्की वे गैलेक्सी दिख रही है, क्या इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे, केंद्र में आपको हमारा सूर्य दिख रहा है? तो आंसर है नहीं। पर क्या ये गैलेक्सी इतनी ही छोटी है? तो मेरा आंसर है नहीं। चलिए एक्सप्लोर करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे करके लगातार आप देख सकते हैं विभिन्न ग्रह, उपग्रह आपको यहां दिखने लगते हैं। और जैसे जैसे और इसके अंदर हम जाते हैं, तब हमें हमारा सूर्य अर्थात हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर हेड हमें दिखाई देता है, जिसका नाम है सूर्य। तो चलिए अब इसी के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ये जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, क्या इस मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में हमें सूर्य दिखाई देता है, सन दिखाई देता है? तो मेरा आंसर है नहीं। यहां सेंटर पर हमारा सूर्य नहीं है। इसके ये मध्य भाग में, मिड पार्ट में दिखाई देता है। पर क्या सूर्य भी पृथ्वी के जैसे परिक्रमा करता है? क्या सूर्य भी पृथ्वी के जैसे घूर्णन करता है? क्या सन रोटेशन और रिवॉल्यूशन करता है जैसे कि पृथ्वी भी रोटेशन और रिवॉल्यूशन करती है? तो मेरा आंसर है जी हां, सूर्य भी बिल्कुल पृथ्वी के जैसे ऐसे ही घूर्णन और परिक्रमा का कार्य करता है। तो इसी के बारे में देखते हैं कि ये जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे, इसका सेंटर ये है। इस सेंटर के चारों ओर सूर्य भी पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। और जब ये पश्चिम से पूर्व की ओर जब ये रिवॉल्यूशन करता है, तो इसको लगभग 25 करोड़ साल लगते हैं। तो सूर्य को मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर के एक बार पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन करने में लगभग 25 करोड़ साल लगते हैं। और इस 25 करोड़ साल को ही ब्रह्मांड वर्ष या इसे ही गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। तो इसे गैलेक्टिक ईयर या इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। पर आज हम इस सूर्य के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? तो वही है कि आजकल फिर से हाईलाइट हो गया है एक बहुत महत्वपूर्ण, जो आजकल चर्चा में, कि क्या सूर्य भी परिक्रमा करता है? तो आंसर है जी हां, सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता है, अपने एक्सिस पर ये रोटेट होता है। पर रोटेट होने के जो प्लेसेस हैं, ये प्लेसेस डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं। ये क्षेत्र अलग अलग दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं भाई? तो एक समान घूर्णन नहीं करता है। यदि इसकी घूर्णन अवधि की यदि बात करें, तो इक्वेटर लाइन पर, भूमध्य रेखा पर लगभग 26.5 दिनों में यह घूर्णन करता है। यदि सनस्पॉट की बात करें, जो मिड वाले पार्ट में है, यहां पर लगभग 27.3 दिनों में यह घूर्णन करता है। और ध्रुवीय क्षेत्र में लगभग 31.1 दिनों में ये अपना घूर्णन करता है। अब बात करते हैं कि क्या सन की कोई लेयर है, क्या सन की कोई, सूर्य की कोई परत है? तो जी हां, सूर्य की परत है। इनमें से 4 जो लेयर हैं ये सॉलिड हैं, अर्थात ये ठोस अवस्था में दिखाई देती हैं, जो अंदर से बाहर जाने पर बनी दिखाई देती हैं। अब ये कौन कौन सी है? तो सबसे अंदर होता है कोर, जिसे केंद्रक कहते हैं। इससे दूसरे नंबर पर यदि हम बाहर आए, तो इसे रेडियोधर्मी क्षेत्र या रेडिएक्टिव जोन के नाम से जानते हैं। और बाहर आएंगे तीसरे नंबर में, तो इसे कन्वेक्शन जोन या इसे संवहन जोन कहा जाता है। चौथे नंबर पर आए, जो सबसे बाहरी सॉलिड ठोस परत दिखाई देती है, इसका नाम है प्रकाश मंडल या इसे फोटोस्फीयर कहते हैं। यहां तक तो ठोस अवस्था है, बट जैसे ही इसके बाहर आते हैं, यहां पर पांचवी जो अवस्था, इसे क्रोमोस्फीयर कहा जाता है, इसे वर्णमंडल कहते हैं। और छठवीं सबसे बाहरी अवस्था कोरोना है। ये कोरोना, पर वो कोरोना नहीं है जो अभी आप सभी ने, हम सभी ने मिलकर इसे देखा है। तो ये जो पांचवी और छठवीं, 5th एंड 6th लेयर है, ये कौन सी लेयर है? तो ये पदार्थ की अलग चौथी अवस्था कहलाती है, जिसे कहा जाता है प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा की लेयर के रूप में दिखाई देती है। तो जब भी प्रश्न आपके सामने आ जाए कि सूर्य की कितनी लेयर हैं, कितनी परत हैं, तो देयर आर टोटल 6 इंपॉर्टेंट लेयर्स। इनमें से 4 सॉलिड हैं, जो अंदर से बाहर की ओर आते हैं। सबसे बाहरी सॉलिड लेयर कौन सी है? तो इसका नाम है फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल। वहीं पर वर्णमंडल अर्थात क्रोमोस्फीयर और कोरोना, ये प्लाज्मिक लेयर हैं, जो प्लाज्मा की परत दिखाई देती हैं। पर इसका क्या टेम्परेचर अलग अलग रहता है या सबका एक समान है? तो इससे भी क्वेश्चन बने हुए हैं कि जो सबसे अंदर की लेयर है, देखिएगा 1, 2,
3, 4। जब अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो आप यहां देख सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता हुआ, घटता हुआ दिखाई देता है। आप देख सकते हैं, यह पूछा भी गया है कि फोटोस्फीयर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो फोटोस्फीयर का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। पर शोध का विषय क्या है? तो शोध का विषय यह है कि जैसे इससे बाहर प्लाज्मा की लेयर पर आते हैं, क्रोमोस्फीयर में आते हैं, टेम्परेचर और इंक्रीज हो जाता है, तापमान और बढ़ जाता है। और इसके बाहर जब कोरोना में जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहां तापमान उससे भी और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि ठोस लेयर, सॉलिड लेयर के बाहर प्लाज्मिक लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है? ये हो रहा है इसी के लिए नासा के द्वारा, जी हां, नासा के द्वारा पहला किसी तारे पर, जी हां, यदि प्रश्न ऐसा बन जाए कि नासा के द्वारा किसी स्टार पर, किसी तारे पर भेजा गया पहला मिशन कौन सा है? तो नासा के द्वारा भेजा गया पहले मिशन का नाम है पार्कर सोलर प्रोब मिशन। जी हां दोस्तों, इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब मिशन। जब यह मिशन भेजा गया था, इसका मूल लक्ष्य यह था कि आखिरकार कैसे करके या किस रीजन से जो चौथी बाहरी लेयर है, जो सॉलिड लेयर है, उस सॉलिड लेयर के बाहर का टेम्परेचर बढ़ता है। अर्थात पांचवी और छठवीं लेयर जहां टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी जानकारी देने के लिए इस पार्कर सोलर प्रोब मिशन को भेजा गया था। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। अब चलते हैं और भी, क्या भारत ने इस पे कोई काम नहीं किया है? तो जी हां, भारत ने भी सूर्य की पूरी जानकारी निकालने के लिए जो मिशन भेजा है, इसका नाम है आदित्य L1। जी हां, क्या नाम है इसका? आदित्य L1। अब इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई कि ये कब से शेड्यूल था? तो ये शेड्यूल हुआ था 2 सितंबर 2023 को। कहां से? तो सतीश धवन रिसर्च स्टेशन से या स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से, आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। आखिरकार जो ये लॉन्च किया गया था, इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। यह प्रश्न भी आपके लिए यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी यदि हम देखें, अब आता है लिंगरेज पॉइंट। आखिरकार इन्हें कहां सेट किया जाएगा? तो इन्हें सेट किया जाएगा लिंगरेज पॉइंट में। अब लिंगरेज पॉइंट क्या होते हैं? तो ऐसी जगह जहां पर सूर्य और पृथ्वी, बेसिकली हम अर्थ में रहते हैं, तो हम अर्थ के यदि कॉन्सेप्ट से देखें तो जहां पर दो ग्रेविटेशनल फोर्स वाले, जहां दो गुरुत्वाकर्षण वाले जो क्षेत्र हैं, उनका गुरुत्वाकर्षण लगभग समान हो जाए, अर्थात लेस एनर्जी के साथ, बहुत कम ऊर्जा के साथ, वहां पर भेजे गए सर्च प्लेसेस या सर्च स्टेशन अपना काम कर पाए। ना तो ये सूर्य की ओर आकर्षित हों, ना तो ये पृथ्वी की ओर आकर्षित हों, दोनों का आकर्षण बिंदु जहां लगभग समान हो जाता है, उसे लिंगरेज पॉइंट कहते हैं। और सूर्य के आसपास ऐसे टोटल 5 लिंगरेज पॉइंट L1, L2, L3, L4 और L5 की उपस्थिति दिखाई देती है। पर याद रखिएगा, यहां पर आप देख भी सकते हैं कि आदित्य L1 को यहीं पर सेट किया जाना है। तो ऐसे करके क्वेश्चन भी यहां से बनते हुए दिखाई देते हैं। L1, L2, L3, L4 और L5, देयर आर 5 लिंगरेज पॉइंट इन सन। अब हम और आगे की यदि इसमें चर्चा करें और डिटेल की यदि इसमें बात करें कि इसमें और क्या चीजें हो सकती हैं, तो इसमें और भी चीजें ये है कि आखिरकार सूर्य एनर्जी कैसे करता है? ये नाभिकीय संलयन है या नाभिकीय विखंडन है, फ्यूजन है, या फिर क्या दिखाई देता? आखिरकार किस तरह से सूर्य में ऊर्जा है? तो ना सूर्य में जो ऊर्जा बाहर निकलती है, इसका प्रमुख कारण है नाभिकीय संलयन। जी हां, फ्यूजन इसका मेजर रीजन नजर आता है, जिसको आप साइंस में लगातार पढ़ते भी हैं। इसके अलावा और क्या एग्जाम में आ सकता है कि जब सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स जब बाहर निकलती हैं, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोजन आगे बढ़ता है, तो इससे क्या होता है? सोलर फ्लेयर, सौर ज्वालाएं निकलती हैं, और ये सौर ज्वालाएं पूरे सोलर सिस्टम में आगे मूव करती हैं। जब ये सोलर फ्लेयर, सोलर ज्वालाएं, सौर ज्वाला जब
पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड, ये आप देख सकते हैं पिंक रंग का मैग्नेटिक फील्ड है, जब ये सौर ज्वालाओं का जो रेज है जब ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की जब वेव्स आपस में टकराती हैं तो आप देख सकते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास में नाइट के समय, जी हां, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास में रात के समय ऐसा कुछ हरा नीला प्रकाश दिखाई देता है। और जब ये नाइट में ये प्रकाश दिखाई देता तो बड़ा सुंदर वहां पर नजारा दिखाई देता है। और ऐसे दिखने वाले जो प्लेसेस होते हैं इस जगह को क्या कहा जाता है, तो इसे एरोरा कहा जाता है। अब यदि ऐसा रात को आपको आसमान में हरा नीला प्रकाश दिख रहा है तो नॉर्दर्न पोल पे, उत्तरी ध्रुव में इसे कहा जाएगा अरोरा बोरियोलिस, और यदि सदर्न पोल पे दक्षिणी ध्रुव के पास दिख रहा है तब इसे कहा जाएगा अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अब ऐसा याद कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है तो यहां है ऑस्ट्रियोलिस, तो अरोरा बोरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। और आप देख सकते हैं यहां जहां से ये ज्वालाएं बाहर निकल जाती हैं वो रीजन लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस, वहां का टेम्परेचर बाकी जगह के टेम्परेचर से थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए आप देख सकते हैं जो ये डार्क रीजन दिखाई दे रहे हैं ये वही मॉन्स्टर स्पॉट कहलाते हैं, ये सोलर स्पॉट कहलाते हैं जो अपेक्षाकृत थोड़े ठंडे होते हैं। पर क्या ये परमानेंट होते हैं सोलर स्पॉट पॉइंट? तो मेरा आंसर है नहीं, ये हमेशा परमानेंट नहीं होते हैं। लगभग 11 साल तक, 11 ईयर तक ये अपने साइज को बड़ा करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने कार्य को छोटा करने लगते हैं। तो याद रखिएगा सोलर फायर्स ये लगातार निकलती हैं और इस जगह को मॉन्स्टर स्पॉट कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कितने टाइम पीरियड के लिए, तो 11 साल तक बढ़ता है, 11 साल तक ये घटता हुआ नजर आता है। अब आखिरकार सूर्य जो सोलर सिस्टम के, हमारे सौर मंडल के केंद्र पर है, यहां कहां जीवन है या जहां जीवन हम ढूंढते हैं उसको कैसे सर्च किया जाता है, तो उसे चेक किया जाता है इस गोल्डीलॉक जोन के जरिए। अब ये क्या है गोल्डीलॉक जोन? तो गोल्डीलॉक जोन वो प्लेस है जहां पर जीवन की संभावना होती है, जहां लाइफ की एक्सपेक्टेंसी होती है, जहां जीवन की होने की संभावना होती है, उस रीजन को गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। और यहां पर उपस्थित एकमात्र ग्रह जहां पर अभी गोल्डीलॉक जोन अवेलेबल है, इसका नाम है हमारी पृथ्वी। तो गोल्डीलॉक जोन को आपने समझ लिया। अब यदि मैं अर्थ के बारे में बोलूं तो क्या अर्थ एक प्लैनेट है या स्टार है? तो एक ये प्लैनेट है। ये किसके आसपास रिवॉल्ट हो रही, किसके आसपास परिक्रमा करती है? तो ये सूर्य के, सन के आसपास परिक्रमा करती है। तो सन क्या है? एक, तो सन एक स्टार है। पर प्रश्न बन गया कि सूर्य के सबसे निकट का तारा, नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो दैट इज प्रॉक्सिमा सेंटोरी। तो प्रॉक्सिमा सेंटोरी सूर्य के सबसे निकट का तारा है। बट हमारे सोलर सिस्टम में सबसे अधिक ब्राइटर स्टार, सबसे अधिक चमकने वाला तारा कौन सा है? तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में डॉग स्टार ये सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है, जिसे सीरस स्टार भी कहा जाता है, इसे साइरस भी कहा जाता है। तो आपने जाना अर्थ का नियरेस्ट स्टार है सन, सन का नियरेस्ट स्टार है प्रॉक्सिमा सेंटोरी, और प्रॉक्सिमा सेंटोरी के सबसे ज्यादा या इस पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा चमकने वाला यदि कोई तारा है तो इसका नाम है डॉग स्टार। इसके अलावा जब पुराने समय में एक थ्योरी यह भी कहती है कि पहले सूर्य के साथ साथ एक और ग्रह भी था, एक और तारा भी था जो इसके आसपास पहले निकट था। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था नेमेसिस। तो नेमेसिस का अर्थ क्या होता है? तो नेमेसिस का अर्थ होता है सजा की देवी। तो पहले ऐसा था, ऐसा माना जाता है कि सजा की देवी, ऐसा माना जाता है कि सूर्य के साथ एक और तारा पहले था जो आपस में बिल्कुल आसपास चक्कर लगा रहे थे, इसका नाम था नेमेसिस। तो ये थे आज की ये मूल जानकारी जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो लगातार इसी प्रकार के लगातार लेटेस्ट कॉन्सेप्ट के लिए जो लगातार चर्चा में रहते हैं इसके लिए हमेशा जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा चैनल एमपीपीएससी उत्कर्ष के साथ। जय हिंद, जय भारत।